Hello everyone, this is Prem Sodhani coming up with the next round of our quiz section, and in this section we generally discuss some of the very important current affairs in the format of question and answer, right? So let's get started with the question quiz format of these current affairs of this 1st December, right? So what we are going to discuss in this session, India Young Water Professional Program जो अभी न्यूज में है, नेशनल हेल्थ अकाउंट रिपोर्ट, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, देन विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड बायोजेट फ्यूल। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द क्वेश्चन नंबर 1 सेज विद रेफरेंस टू इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये काफ़ी अभी न्यूज में है और इसके ऊपर न्यूज सिंप्लीफाइड का वीडियो भी एक आएगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो उसके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड अ structured platform for capacity building with strategic and long term investment to support the water management reforms in India। ठीक है। दूसरा है द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय इजराइल इंडिया वाटर सेंटर। ठीक है। तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज नॉट इजराइल, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चला रहे हैं। एंड व्हाट इज द एम? एम इज कि हमें ऐसे लीडर्स तैयार करने हैं स्पेशली इन वाटर सेक्टर। हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं स्पेशली जो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, वाटर को कैसे मैनेज करना है उनको हमें एनहांस करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग की डायरेक्शन में काम करना है। ऐसे ट्रेंड लोग तैयार करने हैं हमें ताकि वो आगे जाके फ्यूचर में वाटर लीडर बन पाएं। ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ हमें जाना है। तो एम क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस हैज बीन लॉन्च्ड अंडर वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड एक प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे, दैट इज नेशनल हाइड्रोलॉजी मिशन। नेशनल हाइड्रोलॉजी मिशन। ठीक है। इस प्रोग्राम के अंडर ही इस जो ये प्रोग्राम है दैट इज यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, ये इसी के अंडर ही लॉन्च किया गया है, दैट इज वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड नेशनल हाइड्रोजन मिशन ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि एम क्या है, दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी? कैपेसिटी बिल्डिंग होगी बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग। ठीक है। तो ट्रेनिंग देंगे लोगों को। एंड इस ट्रेनिंग में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइवर्सिटी जो है इंडिया की उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। डाइवर्सिटी मीन्स चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वुमेन हो, चाहे मैन हो, चाहे बॉयज हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यानी कि जेंडर इक्वलिटी को भी प्रमोट करता है ये प्रोग्राम, जेंडर इक्वलिटी। जो ये लीडर्स तैयार होंगे, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम इनको सिखाई जाएंगी, तो वो सभी को सिखाई जाएंगी। डाइवर्सिटी जो है उसको भी एक्नॉलेज किया है हमने। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। ठीक है। तो ध्यान रखना, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल ट्रेनिंग स्पेशली इन द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिलेटेड जो भी वाटर सेक्टर है उसमें। ठीक है। तो ये है ये प्रोग्राम। ध्यान रखना ये इजराइल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। एंड दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर। ये आपको ध्यान रखना है। द आंसर वुड बी 1 ओनली इज द ट्रू। Okay, now we come to the second question of our discussion, that is with reference to Great Green Wall Initiative. Great Green Wall Initiative, आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। The initiative is limited to the Sahel region of Africa. ठीक है। The second is it is launched by World Bank in collaboration with UNDP. ठीक है। तो ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है? इसमें आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन वॉल कुछ बनानी है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो साहेल रीजन है अफ्रीका का, जहां पे डेजर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वहां पे लैंड को रिस्टोर करना है, डेजर्टिफिकेशन को रोकना है, प्लस जो लैंड है उसको रिक्लेम करना है। और इसके लिए ये जो प्रोग्राम है, पहले तो मैं आपको बता दूं, दैट इज नॉट लॉन्च्ड बाय दिस UNDP, दिस इज लॉन्च्ड बाय अफ्रीकन यूनियन। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, that has been launched by African Union. This is not true, but this is true. तो आंसर होगा 1 only। थोड़ा सा अगर इस प्रोग्राम के बारे में आप जानेंगे तो साहेल रीजन जो मैंने आपको दिखाने भी वाला हूं मैं आपको मैप में, जहां पे ये डेजर्टिफिकेशन की ज्यादा समस्या है, वहां पे क्या किया जा रहा है कि अराउंड 100 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है उसको रिक्लेम किया जाएगा। यानी वहां पे फॉरेस्टेशन, जो हम पेड़ हैं लगाएंगे, ग्रीन बनाएंगे उस एरिया को, तो दैट इज 100 मिलियन हेक्टेयर को हम रिस्टोर करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे लगभग 10 मिलियन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। ठीक है। इसी प्रोग्राम के अंडर। एंड अराउंड 250 मिलियन टन
टन्स जो है CO2 जो है आपकी वो सिक्वेस्ट्रेशन हम करेंगे। CO2 सिक्वेस्ट्रेशन यानी कि आपका जो CO2 जो ग्रीन हाउस गैस है उसको अगर आपने बहुत सारा यहाँ पे फॉरेस्ट लगा दिए तो CO2 जो है फॉरेस्ट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एंड दैट इज नॉन एज CO2 सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये एक तरह से CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे इतनी ज़्यादा। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, दैट इज ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ध्यान रखना, that has been launched by अफ्रीकन यूनियन। अगर मैं आपको साहेल रीजन दिखाऊं तो दिस इज साहेल रीजन, लेट मी इरेज दिस वन, दिस इज साहेल रीजन जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन की समस्या जो है वो बहुत तेजी से और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है यहाँ पे डेजर्ट, यहाँ पे रिक्लेम करना है। दैट इज ऑल अबाउट ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी consider the following statement. The first is it can be transacted using wallets backed by blockchain. The second is one of its drawback is the loss of seigniorage due to lower transaction cost. अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहले तो आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है दैट इज बिटकॉइन। तो बिटकॉइन क्या होता है, ध्यान रखना, हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। तो बिटकॉइन जो है एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है दैट हैज नॉट बीन कोई रेगुलेटर नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, कोई रेगुलेटर यानी कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो दैट इज द बिटकॉइन। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है दैट इज इट इज डिसेंट्रलाइज, जो नीचे है डिसेंट्रलाइज्ड है बहुत ज़्यादा, यानी कि कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है, वर्चुअल करेंसी है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। यानी अगर मैं किसी के साथ बिटकॉइन में ट्रांजैक्ट करता हूं तो दैट ट्रांजैक्शन वुड बी लिमिटेड बिटवीन अस ओनली, मतलब मैं और एक जो दूसरा है, कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी का रेगुलेशन नहीं होगा। ये एक एडवांटेज के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। अगर मान लीजिए ये करेंसी जो है इसके पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं है एक्सेप्ट दिस इज कि डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से यहाँ पे पूरे अकाउंट्स की जानकारी रखी हुई होती है, लेकिन इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, जैसे कोई गवर्नमेंट या फिर कोई सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी नहीं है उसके पीछे, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन बिटकॉइन में आजकल सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब ये जो है वर्चुअल करेंसी जो है एक्सेप्ट भी की जा रही है बहुत सारे कंट्रीज में, चाहे वो जापान हो चाहे कनाडा हो, वहाँ पे अब एक्सेप्टेंस इनका बढ़ने लगा है। और एल सल्वाडोर अगर आप एक कंट्री के बारे में सुना हो तो उसने तो अपनी जो लीगल करेंसी है वही बना दिया है बिटकॉइन को, और उसके साथ ही वो एक ऐसी सिटी भी क्रिएट कर रहा है जो पूरी तरह से बिटकॉइन से फंडेड होगी, ठीक है। तो दैट इज एल सल्वाडोर एंड दैट वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा बिटकॉइन का इशू, अब यही इंडिया में भी डिमांड बढ़ रही है कि वर्चुअल करेंसी को जो है प्रमोट किया जाए, बिटकॉइन जैसे जो भी करेंसीज हैं डिजिटल एंड वर्चुअल करेंसीज उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। इस सिलसिले में आरबीआई ने जस्ट नाउ आरबीआई केम अप विद अ काइंड ऑफ अमेंडमेंट, वो चाहते हैं दैट इज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 जो है उसमें एक टर्म लिखी हुई है दैट इज बैंक नोट्स। बैंक नोट्स, तो आरबीआई इज द अथॉरिटी विच कैन रेगुलेट द बैंक नोट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बैंक नोट्स में वो डेफिनेशन में थोड़ा सा अमेंडमेंट चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि डिजिटल जो करेंसी है वो भी यहाँ पे ऐड किया जाए, सो दैट आरबीआई कैन रेगुलेट डिजिटल करेंसी एज वेल, ठीक है। तो ये एक अमेंडमेंट चाहते हैं आरबीआई वाले, तो दैट इज डिजिटल करेंसी को यहाँ पे ऐड किया जाए। अब वर्चुअल करेंसी जो है उसके हमने देखा बिटकॉइन के फायदे देखा कि डिसेंट्रलाइज्ड है, वर्चुअल इन नेचर है, ठीक है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सपोर्टेड है। सेम बेनिफिट्स अगर हम चाहते हैं, कोई डिजिटल करेंसी चाहते हैं, बट आरबीआई चाहती है कि वो रेगुलेटेड हो, हम उसको रेगुलेट करें, बिटकॉइन की तरह नहीं हो, तो उसके तौर पे वो एक कॉन्सेप्ट के साथ आए दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो दैट इज सीबीडीसी। तो सीबीडीसी जो है, सीबीडीसी, इसमें बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहली बात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, दैट इज ट्रू, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बहुत काम की टेक्नोलॉजी है, इससे पूरा मतलब आपका सिस्टम जो है बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा वीडियो है फोरम आईएएस पे, आप जरूर देखिएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके साथ ही ये वर्चुअल होगी करेंसी, ठीक है, वर्चुअल करेंसी भी होगी। ये दो तो सिमिलरिटी देख ली आपने बिटकॉइन के साथ, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दैट वुड बी रेगुलेटेड, ठीक है। और कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई। तो फायदा क्या है भाई? वर्चुअल करेंसी आ गई,
लेकिन वो रेगुलेटेड है, यानी कि उसको पूरा देखा जाएगा, पूरी देखरेख में होगी अंडर आरबीआई। और दूसरी बात होगी कि ये एक लीगल टेंडर भी होगी। लीगल टेंडर मतलब आप मना नहीं कर सकते किसी को, अगर वो आपको बिट जैसे सीबीडीसी में पे कर रहा है, मान लो आप किसी शॉप पे गए, वो सीबीडीसी में अगर आप उसको पे कर रहे हो तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज उसको लीगल टेंडर बनाया हुआ है। इसके साथ ही एक और चीज होती है, दैट इज फियाट मनी। तो फियाट मनी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहले आपके पास गोल्ड का है, जैसे मान लीजिए 10 ग्राम का सिक्का है, तो गोल्ड 10 ग्राम की वैल्यू भी उतनी होगी जितनी उस सिक्के की होगी, यानी उसके पीछे जो फिजिकल मटेरियल है कॉइन के, उसकी सेम वर्थ होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं नोट की, कोई मान लीजिए 1000 का नोट 2000 का नोट है, तो 2000 के नोट के पीछे कोई कुछ ऐसा होता है कि वो कागज अगर आप बेचें उसको आपको 2000 मिल जाए, जैसे पुराना 500 का नोट बंद हो गया, वो उसके 500 रुपए अभी आपको कोई दे सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पीछे जो लीगल बैकिंग थी, आरबीआई जो कहता है कि मैं आपको 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा लिखा हुआ होता है, दैट इज नथिंग बट उसको फिएट मनी बनाया जाता है, यानी उसके पीछे प्रॉमिस होता है ऑफ सेंट्रल बैंक और ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक फिएट मनी के तौर पे भी काम आएगा, दैट इज सीबीडीसी। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ। तो एक वर्चुअल करेंसी आ रही है, लेकिन दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी, ये ध्यान रखना, या फिर बिटकॉइन से वो कैसे डिफरेंट है, ना तो ये डिसेंट्रलाइज होगा पूरी तरह से, और यहाँ पे ना ही मतलब आपको जैसे मतलब वो अनोनिमिटी जो होगी वो नहीं होगी। लेकिन इसमें एक चीज है, क्योंकि ये वर्चुअल इन नेचर होगी, तो एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज सेनोरेज। अगर सेनोरेज को आप समझेंगे तो सेनोरेज क्या है, जो कॉस्ट आती है गवर्नमेंट की टू प्रिंट द मनी, ठीक है, और उसकी जो एक्चुअल वर्थ होती है, कितना खर्चा आया, कितना वो बचेगा कि नहीं बचेगा वर्चुअल करेंसी, अगर हम प्रिंट मतलब हमें प्रिंट भी नहीं करनी पड़ेगी वर्चुअल करेंसी, तो इसमें गवर्नमेंट को काफी सारा प्रॉफिट होगा, मतलब जो बहुत सारा पैसा बचेगा, कॉस्ट ऑफ मनी प्रिंटिंग जो है वो गवर्नमेंट की सेव होगी, एंड दैट इज नॉन एज सेनोरेज। तो सेनोरेज जो है वो ज्यादा होगा इन केस ऑफ दिस वन, दैट इज सीबीडीसी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वन ऑफ इट्स ड्रॉबैक इज द लॉस ऑफ सेनोरेज। तो लॉस ऑफ सेनोरेज नहीं होगा, गेन ऑफ सेनोरेज होगा, यहाँ पे सेनोरेज बढ़ेगा, दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट आपका हो जाता है गलत। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वॉलेट विल बी सपोर्टेड बाय द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा सीबीडीसी का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे हम to the next question, that is National Health Account Report was released by which of the following मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ध्यान रखना, नीति आयोग भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट दिस रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसका जो ये हम देख रहे हैं अकाउंट्स मेंटेन करने हैं रिलेटेड टू द हेल्थ। तो ये जो अकाउंट सिस्टम जो है, ये प्रैक्टिस आती है हेल्थ अकाउंट सिस्टम, हेल्थ अकाउंट सिस्टम्स, ये एक ग्लोबल प्रैक्टिस है दैट केम इन 2011, और ये WHO लेके आया। तो इसमें हम ये वाला स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ऑफ दिस WHO। अब ये अभी जस्ट अभी रिपोर्ट आई है 2017 एंड 18, जिसमें ये कुछ फाइंडिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। लेट मी टेल यू दीज फाइंडिंग्स। फाइंडिंग जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग है वो है कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, मान लीजिए कोई बीमार पड़ता है तो कितना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसके इलाज में, एंड कितना वो खुद से खर्च करता है। जो खुद से खर्च करता है दैट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होना मतलब दैट इज अ गुड थिंग, यानी कि गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रही है स्पेशली हेल्थ सेक्टर में लोगों को। तो ये एक इसकी फाइंडिंग है। कुछ और फाइंडिंग अगर हम इसकी देखें तो सबसे बड़ी मेजर फाइंडिंग तो यही है, लेकिन कुछ और फाइंडिंग्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दो साल का डेटा लिया है, दैट इज 13-14 एंड 2017-18। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज इन्होंने बताई कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कितना एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं हेल्थ पे, तो दैट वाज अराउंड 1.15% इन 2013-14, एंड ये जो है अभी दैट इज अराउंड 1.35%, यानी जो हेल्थ के सेक्टर के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंडिचर बढ़ाया है हमने, गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं दूसरी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की, पॉकेट एक्सपेंडिचर की,
जो हमने देखा कि कम हुआ है, तो ये अराउंड था 62.4%, यानी कि अगर 100 रुपए आपका खर्चा है तो 62 रुपए जो है आपको पे करने पड़ते थे, गवर्नमेंट की सपोर्ट यहाँ पे कम मिलती थी, जो अभी हो गया है 48.8% इन 2017 एंड 18। तो ये आपको डेटा जो है काम आ सकता है, बिकॉज ये बहुत ही ऑथेंटिक है, नेशनल आपका हेल्थ अकाउंट्स रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, तो ध्यान रखना कि जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है, हमारा परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसकी फाइंडिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, द नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, this is the next question, that is with reference to biojet fuel consider the following statement। biojet fuel यानी कि अगर आप नाम से ही समझेंगे, जेट फ्यूल यानी कि एरोप्लेन्स में डलने के लिए या जो हमारे जेट होते हैं उनमें डलने के लिए, बायो जब भी टर्म आती है फ्यूल में, तो इसका मतलब उसमें कुछ बायोलॉजिकली जो हम डेराइव करेंगे स्पेशली फ्रॉम द प्लांट्स, या फिर जो वेस्ट होगा उससे हम मिला करके फ्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं। इट हैज अल्ट्रा लो सल्फर कंटेंट एज कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल जेट फ्यूल्स। ठीक है, दूसरा है बायोजेट फ्यूल कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम द यूज्ड कुकिंग ऑयल। तो जब भी मैंने आपको कहा कि बायो जब कंपोनेंट होता है, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा मैकेनिज्म जो हम प्लांट्स के थ्रू ड्राइव करेंगे, या फिर जो प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो एडिबल नहीं हो सकते, जैसे कई सारे ऑयल होते हैं जो एडिबल ऑयल नहीं होते, उनकी हेल्प से भी हम बायोजेट फ्यूल बना सकते हैं। सो दिस इज ट्रू, मतलब हम जो ये यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसके हेल्प से हम बायोजेट फ्यूल बना सकते हैं। क्यों ये न्यूज में है? बिकॉज इंडिया में अभी जो मिलिट्री के जो हमारे जेट्स हैं उसमें बायोफ्यूल डालने का हम ट्रायल कर चुके हैं और अब हम इस डायरेक्शन में बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज में है। अब बात करें इसमें सल्फर कंटेंट की, तो सल्फर कंटेंट इसमें कम होता है कंपेयर टू द जो नॉर्मल हमारा फ्यूल होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे पेट्रोल में जो होते हैं अल्कोहल, सल्फर, इनके कंटेंट काफी ज्यादा होते हैं। सो दिस इज ट्रू। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों ही आंसर, बोथ 1 and 2 दोनों ही सही होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें सल्फर कंटेंट कम होता है। ये किसी भी प्लांट का जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उससे डिराइव करा जा सकता है, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हों ऑफ प्लांट्स, ठीक है, चाहे वो नॉन एडिबल ऑयल्स हों, इन सब से हम बना सकते हैं। ठीक है, नॉन एडिबल ऑयल, सो दैट जेट फ्यूल दैट बायोजेट फ्यूल जो है वो हम बना सकते हैं बाय यूजिंग ऑल दीज मटेरियल्स। ठीक है, तो दोनों ही इसमें सही होंगे। तो ये था आज का क्विज सेक्शन। आई होप आपको ये पूरा क्विज समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो शेयर एंड लाइक जरूर करें। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.